नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस में। दर्शकों, आज के जमाने में हर इंसान एक अच्छी सेहत पाना चाहता है, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश भी करता है। लेकिन फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत सी बीमारियां जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, एस्थमा और इनफर्टिलिटी जैसी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ प्राप्त कर सकते हैं एक अच्छी सेहत, बताएंगे आज हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ मौजूद है मास्टर्स इन नेचुरोपैथी और पीएचडी इन साइकोलॉजी, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन भार्गव। तो आइए करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को ये बताइए कि आज के ज़माने में लोग बीमारियों से इतना क्यों जूझ रहे हैं? ऐसा है स्माइली जी, समस्या ये है कि लोग पहले तो पोल्यूशन बहुत है जी। हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत हमारे लैंड वाटर को ख़राब कर रहा है। देन हमारा जो फूड हमारे तक पहुँचता है उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। उसकी वजह से लोगों को समस्याएं आ रही हैं। एडल्ट्रेटेड फूड है। दूसरा, जंक फूड का बहुत बड़ा योगदान है बीमारियां बढ़ाने में। ये जो फास्ट फूड चेन्स खुल रहे हैं, लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है बाहर खाने पीने को। और एक चीज़ और है कि लोग अवेयर भी ज़्यादा नहीं है अपनी सेहत को लेके। लोग चिंतित हैं लेकिन दे आर नॉट कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ। लोग चिंता ही नहीं करते। वो कहते हैं बीमार होंगे तो देखेंगे, अभी से क्या सोचना है इस बारे में। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दवाइयों का सेवन जो लोग कर रहे हैं उसकी वजह से भी सेहत समस्याओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे बात की है दवाइयों का सेवन, लेकिन दवाइयाँ तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, दवाइयाँ तो हमें एक अच्छी सेहत प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं तो दवाइयाँ खाकर हम ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, दवाइयों को सेहत से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। दवाइयाँ, मेडिसिन कैन नॉट प्रोवाइड यू गुड हेल्थ। मेडिसिन और सेहत दो अलग अलग चीजें हैं। सेहत अगर आप अच्छी चाहते हैं तो अच्छा खान पान आवश्यक है। न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत है जो कि हेल्दी हो। और उसके बाद आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन व्हाट यू चूज टू ईट एंड जंक फूड बंद करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि दवाइयाँ खाने से आपको अच्छी सेहत मिल सकती है तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेडिसिन कैन नॉट प्रोवाइड यू हेल्थ। Only good food, only good habits, only right kind of exercise, only good thoughts, अच्छे विचार आपको सेहत प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि अच्छे खाने की आपने बात की है, अच्छे लाइफस्टाइल की बात की है, एक आम इंसान जो ये कहता है कि मैं खाना पीना बहुत मेरा सिंपल है लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा हूं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे खाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक साधारण खाना खाने वाला इंसान भी अगर बीमारियों से जूझ रहा है तो बीमारियों के पीछे या उसके बीमार होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? सादा खान पान जी अच्छी बात है, लेकिन उस खाने में है क्या? न्यूट्रिशन कंटेंट क्या है उसमें? जी। उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, फाइबर, ये सारा कुछ है तो क्या राइट क्वांटिटी में है? देखिए, भोजन हमारे तक पहुंचता कैसे, पहले तो ये सोचना जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज माल न्यूट्रिशन। ये बहुत बड़ी बात कह दी कि सारे ही माल न्यूट्रिशन है। वो कैसे कह दी मैंने? वो ऐसे कह दी कि भोजन हमारे तक आता कैसे, पहले ये जान लीजिए। भोजन आता है हमारे पास फसलों से, प्लांट्स से। प्लांट्स होते हैं जमीन में, सॉइल में, ठीक है। और सॉइल में जो कंटेंट है न्यूट्रिशन का, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो है उसमें, वही प्लांट्स में आएंगे। जी बिल्कुल, वही हमारे भोजन में आएंगे आगे। लेकिन अगर सॉइल में ही न्यूट्रिशन कंटेंट कम है, जो कि है, कैसी है, पहले हम साल में 2 फसलें लेते थे, आज 5 लेते हैं। हम उसमें आर्टिफिशियल मैन्योर डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, वीडिसाइड्स डालते हैं। उसमें रहता क्या है? जमीन में तो छोड़ा ही कुछ नहीं हमने। तो जब जमीन में नहीं है तो हमारे पास कैसे आ जाएगा? तो एवरीबॉडी इज माल न्यूट्रिशन। जो लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं वो भी माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियनिज्म का सोर्स भी तो वनस्पति है, ठीक है। और वनस्पति में है कुछ नहीं, वो जमीन से आता है, जमीन में है कुछ नहीं। दैट इज व्हाई आई कैन से कि एवरीबॉडी इन इंडिया
is malnutrition because soil is deficient of the nutrients. जी. So अगर हम शरीर का रॉ मटेरियल खुराक है, अगर हम उसको वो खुराक ही सही नहीं दे सके तो शरीर कैसे चलेगा? उसको बीमारियां तो लगेंगी ही। पहले हमें उस रॉ मटेरियल को पूरा करना है। रॉ मटेरियल सही मिले तो बॉडी जो मशीन है वो सही काम करेगी। तो डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे बात की है हमारे खाने में प्रॉब्लम है, हमारे सॉइल में प्रॉब्लम है, तो आखिर क्या ऐसी चीज ली जाए जिससे हमारे जो अंदर न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है, जिससे हमें बीमारियां लगती हैं, उसको पूरा किया जा सकता? देखिए, आप कहेंगी अब एक आम आदमी पहले जमीन में जाके फर्टिलाइजर डाले या जमीन में वो न्यूट्रिएंट्स पहले पूरे करे तब खाए, ये बात नहीं है। वो क्या कर सकता है? वो तो डिपेंडेंट है फार्मर पे। जी बिल्कुल, जहां से उसको मिलता है दुकानदारों पे, फार्मर्स पे डिपेंडेंट है। ये बात ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडस्ट्री ने सारे जमीन का पानी पोल्यूटेड कर दिया। बिल्कुल। तो अब सारी जमीन का पानी तो हम बदलने से रहे। जी। आप कहेंगे हम वही पानी पीने को बाधित है ना। आपने अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे एक सोल्यूशन किया कि मैंने साफ पानी पीना है, मैंने गंदा पानी नहीं पीना, तो आपने घर पे वाटर फिल्टर लगवा लिया और अब आप स्वच्छ पानी, साफ पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों से बची हुई हैं। ऐसे ही जमीन में न्यूट्रिशन नहीं है, जो घर तक आपके जो सब्जी दाल आती है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन अब आप क्या करें? पहले तो ये सोचिए क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए, आप रेस्टोरेंट में गई हैं कभी? जी, डेफिनेटली गई होंगी। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आप जब खाने की टेबल पे बैठते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें रखी होती है, नमक, मिर्च, मसाला, ये वो चीजें रखी होती है। जिस चीज की कमी है, आपको कम लगे वो डाल दो, उसको आप ऐड ऑन कर लेते हैं, उस कमी को पूरा कर लेते हैं और खाना अपने हिसाब से टेस्टी बना लेते हैं। इसको कहते हैं सप्लीमेंट कर लेना। ऐसे ही आप अपनी खुराक में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको सप्लीमेंट कीजिए। फूड सप्लीमेंट्स का नाम सुना होगा, सभी लोगों ने सुना है, इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग करते हैं वो ठीक है। फूड को सप्लीमेंट करना, फूड में जो चीजें नहीं है उनको ऐड ऑन करना इज कॉल्ड फूड सप्लीमेंट। उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जो भी आप में प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, उसको पूरी कीजिए। आपके शरीर को प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलेगा और शरीर जो बॉडी है वो एक्टिवली काम करेगी, अच्छी तरह से काम करेगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर वो ये चाहते हैं कि हम बीमार हो गए, एटीट्यूड पता क्या है? एटीट्यूड ये कि बीमार हो गए, अब इसको लेके डॉक्टर के पास भाग जाओ। डॉक्टर साहब जुकाम हो गया, डॉक्टर साहब गला खराब हो गया, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर बहुत वजन लाभ पे, डॉक्टर साहब शुगर होगी, डॉक्टर साहब साथ ही प्रॉब्लम है। हुन डॉक्टर ठीक करे, कैसे करे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। डॉक्टर ठीक करे। एटीट्यूड ये है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को यही सिखाया जाता है, बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता आपकी सेहत को लेके, आप कर सकते हैं। शरीर आपका है, इसकी मेंटेनेंस आपको करनी है। बीमार होने से पहले ही ध्यान रखें ताकि बीमारियां कम हो। आपको मेंटेनेंस कीजिए शरीर की अच्छे तरीके से, उसको जो जरूरी है वो दीजिए एंड हेल्दी रहिए। तो भार्गव जी, ये यहाँ पे बात आती है कि अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। डायबिटीज की यहाँ पर आपने बात की थी, शुगर जिसको कहा जाता है। आज के जमाने में इंडिया विश्व स्तर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे आगे है शुगर में। शुगर पेशेंट्स इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण किसे दिया जाए? डेफिनेटली इसका कारण वही है कि न्यूट्रिशन लेवल में कमी है हमारे लोगों की। वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि हमारे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये जानकारी लोगों को बढ़ानी चाहिए। अब शुगर, लोग कहते हैं, फिर वही बात तो मेंटेनेंस की ही हम करेंगे कि मेंटेनेंस शरीर की करो तो बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन आप ये कहेंगी या दर्शक ये जानना चाहते हैं जी मेंटेनेंस की बात अब छोड़ दो, अब तो हो गई, अब क्या करें? What to do now, है ना? Now we are affected with diabetes. अब हम क्या करें? तो अब क्या करना चाहिए? पहले फिर वही अपने एटीट्यूड को बदलना है कि हमारे को डायबिटीज होगी और डॉक्टर इसको ठीक करेगा, इसको बदलना है। हम ही ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? शरीर की मेंटेनेंस करके। कैसे करेंगे मेंटेनेंस? पहले तो हम जो खाते हैं उसको ध्यान दें, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसा भोजन ले रहे हैं। भोजन 3 तरह का है, लो ग्लाइसेमिक, मीडियम ग्लाइसेमिक एंड हाई ग्लाइसेमिक फूड। 100 को आइडल मान के, 100 ग्लूकोज का होता है, उसको आइडल मान के ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनाया गया है। हर
तरह के खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। टमाटोज का है, राइस का है, व्हीट का है, ब्रेड का है, एप्पल का है, बनाना का, सब तरह का है ना, सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिक्स है। नेट पे जाइए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कौन से। लो ग्लाइसेमिक का मतलब होता है जो भोजन शुगर में, ग्लूकोज में देर से कन्वर्ट हो, वो लो ग्लाइसेमिक है। तो हमारे को उतनी कम इंसुलिन की आवश्यकता होगी और उतने इंटरवल पे होगी जी। अगर हाई ग्लाइसेमिक फूड होगा तो वो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और बहुत जल्दी हमारे को इंसुलिन चाहिए होगी उसी मात्रा में पड़ेगी जी। तो इसलिए लो ग्लाइसेमिक फूड्स ने, ताकि शरीर को समय मिले इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए और थोड़ा इंसुलिन चाहिए जी, तो एक तो वो हेल्प करेगा दवाइयों को कम करने में जी। और दूसरा जो कारण है डायबिटीज के बढ़ने का, स्ट्रेस बहुत मेजर रोल इसमें प्ले करता है। बॉडी हमारी दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, वन इज DHEA, अनदर इज कॉर्टिसोल। ये दो हार्मोन्स हमारे एडर्नल ग्लैंड्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं और डेफिनेट रेशियो में करते हैं। और जब स्ट्रेस होता है किसी तरह का शरीर पे तो ये इसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं जी। स्ट्रेस चला गया, प्रोडक्शन कम हो जाता है। लेकिन एक रिसर्च हुई है कि 28 दिन का लगातार स्ट्रेस अगर शरीर पे रह जाए, माइंड पे रह जाए, तो शरीर जो है, जो एडर्नल ग्लैंड्स हैं, वो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं एंड DHE की उसके बनस्पत कम हो जाती है। एक रिसर्च में कहा गया कि 240% जो कॉर्टिसोल है, जो कि डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज में रिस्पॉन्सिबल है, 240% बढ़ जाता है। और जो DHEA है, वो जो लिमिटेशन है, जो जो उसका प्रोडक्शन का लिमिट है, उससे 15% तक प्लम्प कर जाता है, मतलब उससे भी कम हो जाता है। तो वेरिएशन बहुत है जी। अब स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है तो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ता है, मींस डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज ज्यादा हो रहा है, रीजनरेशन बहुत कम हो रहा है, रीजनरेशन उस स्पीड में नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि बीटा सेल्स जो है हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करे, बीटा सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं। तो डीजनरेट हो रहे हैं लेकिन रीजनरेट दोबारा नहीं हो पा रहे जी, यू नो, बिकॉज उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज DHEA। DHEA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स का रीजनरेशन प्रोसेस स्लो है, इसलिए डायबिटीज का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। मेडिकेशन अगेन, हम दवाई की बात करें तो मेडिकेशन अगेन रीजनरेशन में तो कोई हेल्प नहीं कर रही जी, वो तो सिम्टम जो डायबिटीज का आ गया है कि इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं है तो एक आर्टिफिशियल इंसुलिन दे दिया, या पैनक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो जो उसका रोल है। लेकिन जो बीटा सेल्स को रीजनरेट करना, बीटा सेल्स को ग्रोथ फैक्टर्स देना, वो दवाइयों में नहीं है। उसके लिए अगेन न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल। वी नीड ग्रोथ फैक्टर्स सो दैट वो रीजनरेशन प्रोसेस फास्ट हो सके और जो हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक हो सके, वो बराबर हो सके, कॉर्टिसोल और DH का जो रेशियो है वो ठीक हो सके, सो दैट बीटा सेल्स इन द पैनक्रियास कुड वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। वहां पे जो वो प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, वहां उसको कंट्रोल करने के लिए भी वी नीड अगेन सप्लीमेंटेशन सो दैट हार्मोनल इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है वो ठीक हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर बात है, इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। ये दो बातें हैं। तो दवाइयां अगर हल नहीं है डायबिटीज के लिए, तो आप बताइए कि आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, अभी हमने वही बात की ना, आप दवाइयां तो सिम्टम पे वर्क कर रही हैं, कारण पे तो काम कर ही नहीं रही। जब तक कारण पे काम नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। हमारे पास क्या हल है उसके बारे में हम बात कर लें, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कारण जी और कॉज एंड सिम्टम में अंतर क्या है वो जान लीजिए। वो जानना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है जी, और आप सुबह उठी, आपने इग्निशन ऑन किया तो इग्निशन पे लाइट एक जल रही थी, रेड लाइट। तो आपने कहा जी लाइट क्यों जल रही है, इधर उधर देखा तो आपने हैंड ब्रेक वाज ऑन। तो हैंड ब्रेक का ऑन होना कारण यानी कि कॉज था, लाइट का जलना सिम्टम यानी कि रिजल्ट था, इफेक्ट था। आपने क्या किया, नीचे कर दिया लीवर और लाइट बंद हो गई। तो नेक्स्ट डे अगेन आप उठी, आपने फिर ऑन किया इग्निशन, फिर लाइट जल रही है। आपने कहा फिर लिवर तो नहीं ऊपर है, लिवर देखा तो ठीक था, लेकिन लाइट जलने का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो आप मैकेनिक तो है नहीं, आपने गाड़ी उठाई और आप मैकेनिक के पास चली गई। आपने कहा जी ये लाइट जल रही है, तो मैकेनिक ने बोनट उठाया, उसने देखा कि गाड़ी में ना इंजन ऑयल कम था। इंजन ऑयल कम होने की वजह से वो लाइट जल रही थी। अब चाहिए तो ये था कि इंजन ऑयल डालता, वो
जो कारण था उसको रिमूव करता और सिम्टम चला जाता है इफेक्ट। लेकिन उसके पास इंजन ऑयल था नहीं, कस्टमर वो खराब नहीं करना चाहता, उसने क्या किया कि तार काट दी, लाइट बंद हो गई, आप खुश हो गई, घर आ गई और कहा जी मैकेनिक बहुत बढ़िया, 100 रुपए उसको दे के आ गए ना। 2-3 दिन बाद क्या होगा स्माइली जी? 2-3 दिन बाद ये होगा कि आपके गाड़ी बिना इंजन ऑयल के चलेगी, उसका इंजन बैठ जाएगा तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यही हो रहा है लोगों के साथ। ब्लड प्रेशर हुआ, डॉक्टर ने गोली दी, ब्लड प्रेशर बढ़ा, डॉक्टर ने गोली दी, तार कट गई जी, ठीक है, कारण वही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया। अगले दिन फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना है क्योंकि वो जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया मेडिसिन का, तो फिर गोली खाई, फिर तार कट गई। शुगर लेवल बढ़ा, अगेन डायबिटीज इज अ सिम्टम हम बात कर रहे हैं, शुगर बढ़ा, गोली खाई ग्लाइसेड की, तार कट गई, फिर नॉर्मल हो गया। अस्थमा में सांस की समस्या आई, गोली खाई, सांस नॉर्मलाइज हो गई, यानी कि सिम्टम है, तार कट गई, कॉज वही है, फिर प्रॉब्लम होने वाली है, फिर हम इनहेलर लेंगे, दवाइयां लेंगे। ऐसे ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई, पेन हुआ, पेन इज अ सिम्टम, अगेन गोली खाई, पेन रिलीव हो गया, आपने कहा हम ठीक हो गए, तार कट गई, अगले दिन फिर प्रॉब्लम है। यही कुछ हो रहा है क्योंकि कारण पे काम नहीं हो रहा है। इंजन ऑयल जो है वो डाला नहीं जा रहा है, समस्या पे काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है, दवाई समस्या पे काम नहीं कर रही है, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा। आप बताइए, लोग 20 साल से डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहा कुछ? इतनी इफेक्टिव है मॉडर्न मेडिसिन, तो व्हाई पीपल आर सफरिंग? आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। उसका अपना एक पर्पस है, अपनी आइडियोलॉजी होगी उसकी, ठीक है, लेकिन लोग तो वहीं पे हैं। लोग तो 20 साल पहले भी सफर कर रहे थे, अब भी सफर कर रहे हैं, तो क्वालिटी लाइफ हैज नॉट इम्प्रूव्ड एज ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मॉडर्न मेडिसिन, बट स्टिल किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं। इतनी तरक्की एक तरफ हो रही है, लेकिन ब्लड प्रेशर जैसी नॉर्मल चीज ठीक क्यों नहीं हो रही? डायबिटीज जैसी नॉर्मल चीज ठीक क्यों नहीं हो रही? अस्थमा जैसी नॉर्मल समस्या ठीक क्यों नहीं हो रही? इसके लिए लोगों को विचार करने की जरूरत है, भी क्यों नहीं ठीक हो रहे। जब तक वो विचार नहीं करेंगे लोग, तब तक ठीक नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने कहा है कि दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, अगर हम बीमार है, हमें कोई समस्या है, तो डॉक्टर्स हमें दवाइयां लिख के देते हैं, हमें ये फूड सप्लीमेंट्स क्यों सजेस्ट नहीं होते? और अगर हम बात करें डाइटिशियंस की, डाइटिशियंस हमारी डाइट को अच्छा करने के लिए हैं, लेकिन फिर भी वो हमें इन फूड सप्लीमेंट्स सजेस्ट नहीं करते, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, डॉक्टर्स, फिजिशियन की बात करें, डॉक्टर्स या फिजिशियंस इसलिए सजेस्ट नहीं करते फूड सप्लीमेंट्स कि उनका जो फूड सप्लीमेंट्स के बारे में नॉलेज है वो बहुत शैलो है। जी। फूड सप्लीमेंट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशनिस्ट का या डाइटिशियन का। जी। अगर डाइटिशियन भी आपको सजेस्ट नहीं करते हैं तो आप डाइटिशियन बदल दीजिए। जी। अगर डॉक्टर आपको फूड सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते तो डॉक्टर बदल दीजिए। जो लोग आपको ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको अपनी खुराक में इंप्रूवमेंट करना है, आपका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है आपके फूड का वो बहुत लो है, इसको ऐड ऑन करने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है, सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, उस डॉक्टर को चेंज कर देना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, मैं ये सजेस्ट करूंगा। जी। ठीक है, वो डॉक्टर ढूंढिए जो आपको फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अस्थमा आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, बच्चों में एलर्जी बहुत नॉर्मल हो गई है, तो दमे को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? क्या इससे भी फूड सप्लीमेंट से कम किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है? आपने अस्थमा की बात की, आप अस्थमा की बात कीजिए या किसी और भी हेल्थ चैलेंज की बात कीजिए, सभी का सोल्यूशन फूड सप्लीमेंट्स में है। फूड सप्लीमेंट से सब कुछ, सारे सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है, उनके कारणों को ठीक किया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय की जा सकती है। अस्थमा इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, मींस इम्यूनिटी कमजोर है। अगेन इम्यून फैक्टर्स की बात करेंगे, इम्यून फैक्टर्स बॉडी में कम है। देखिए 20 साल की उम्र से इम्यून फैक्टर्स और ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी में कम होने शुरू हो जाते हैं, 60 साल तक बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम 60 साल के बाद बहुत जल्दी डिजेनरेट करती है हमारी बॉडी। तो इम्यून फैक्टर्स को ऐड ऑन किया जा सकता है। उसी अभी कोलेस्ट्रम की बात की, बोवाइन कोलेस्ट्रम, काउ कोलेस्ट्रम की बात की, तो वो
इस्तेमाल किया जा सकता है उस प्रोडक्ट को, और अस्थमा में वो हेल्प करता है। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक ऑक्सीजन। एरोबिक ऑक्सीजन एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है अस्थमा में, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने डायबिटीज की बात की है, दमे की बात की है, जिनको तो हो गया कि काफी सालों से वो ये दवाइयां खा रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या फूड सप्लीमेंट्स को हमारी डेली रूटीन में शामिल करने के बाद दवाइयां पूरी तरह से छूट सकती हैं? अ बिग पॉजिटिव यस जी, डेफिनेटली दवाइयां छोड़ी जा सकती हैं जी। किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप दवाइयां खा रहे हैं, बहुत सालों से क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है वो, तो आप फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अगर करते हैं तो डेफिनेटली दवाइयों से आप बचे रह सकते हैं, छोड़ सकते। क्या बात है, मेरे ख्याल से वो सभी लोग जो इतने सालों से दवाइयां खा कर परेशान हैं, सुबह उठने के पश्चात उनकी सबसे पहली टेंशन होती है कि दवाई खानी है, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं फूड सप्लीमेंट्स को क्यों प्रमोट नहीं करती? देखिए, आपका सवाल है ना, उसी में आपका जवाब है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयां बनाती हैं, फूड सप्लीमेंट्स नहीं बनाती हैं। इसका कारण ये है कि अगर वो फूड सप्लीमेंट्स बनाने लगेंगे तो लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो दवाइयां कौन खाएगा? जो लोग दवाइयां खाएंगे वो लोग फूड सप्लीमेंट नहीं खाएंगे। बिल्कुल। जो लोग फूड सप्लीमेंट खाएंगे उनको दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो एंड दे आर इनटू बिजनेस, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद पीपल्स हेल्थ जी, ठीक है ना। दे आर कंसर्न्ड विद देयर बिजनेस, विद देयर प्रॉफिट्स। दवाइयां लोगों को बीमार बनाने के लिए बनाई जाती हैं, दवाइयां लोगों को हेल्थ देने के लिए नहीं बनाई जाती। ये लोगों को समझना है। समझाने फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने नहीं आना है, समझाने डॉक्टर्स ने नहीं आना है। उन्होंने तो आपने प्रॉब्लम रखी, उन्होंने दवाई दी जी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये सजेस्ट नहीं करना है भाई दवाई मत खाओ, खुराक इंप्रूव करो। दे विल नॉट सजेस्ट यू, व्हाई? बिकॉज अगर वो ये सजेस्ट करने लगे तो लोग दवाइयां लेंगे ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। और वो तो दवाइयां बनाने के मैं तो डॉक्टर्स तो बेसिकली दे आर प्रमोटिंग मेडिसिन फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे आर नॉट वर्किंग इन द वेलफेयर ऑफ अ पेशेंट, दे आर only concerned with their profits. क्या हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या फूड सप्लीमेंट्स अफोर्डेबल है एक आम इंसान के लिए? डेफिनेटली अफोर्डेबल है। लोग क्या करते हैं कि 2-4-5 लाख रुपए जमा करके रखते हैं, कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ काम आ जाए, लिवर की प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ काम आ जाए, किडनी ना फेल हो जाए। लोग ये तैयारियां करके रखते हैं। बुरे समय में सेहत खराब होगी, कुछ समस्या हो जाएगी तो वो पैसे काम आएंगे। मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड ज्यादा बढ़िया नहीं है। वो सेहत पे इन्वेस्ट कीजिए, फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कीजिए। फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी सेहत की मेंटेनेंस कर रहे हैं, अपने शरीर की मेंटेनेंस कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली हेल्थ एश्योरेंस सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर आप मेंटेनेंस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है आपको डॉक्टर की जिंदगी भर जरूरत ही ना रहे, ठीक है ना। वो 2-4-5 लाख रुपए जो आप बैंक में जमा करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो रिश्तेदारों से मांग लेंगे, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने शरीर पे तकरीबन, मैं सजेस्ट करता हूँ, एक एवरेज बंदा जो आजकल 8-10 हज़ार रुपए कमाता है, 50 से 60 रुपए रोज अपनी सेहत पे लगाए। इतने की तो वो बाहर चाय पी जाता है। बिल्कुल। इतना इकोनॉमिकल है फूड सप्लीमेंट। बाकी डिपेंड करता है आपको समस्या क्या हो गई है, उस पे उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। लेकिन मेंटेनेंस 50-60 रुपए रोज के हिसाब से तो 1500-1600 रुपया महीने का अगर आप अपनी सेहत पे, एक अडल्ट लगाता है, बच्चे का तो 300-400 रुपए बनता है। तो अगर आप फैमिली बजट बनाइए भी, ये पैसा हमने अपनी सेहत पे लगाना है। जैसे पहले गाड़ी नहीं होती थी, गाड़ी आ गई तो गाड़ी के लिए, पेट्रोल के लिए, मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट है। एसी आ गया, एसी का बिल देना है, बिजली अलग से बजट है। ये बन गए ना बजट। मोबाइल फोन नहीं था, मोबाइल फोन आ गया, इसका अलग से बजट है। ऐसी हेल्थ बजट बनाना चाहिए लोगों को। इतने पैसे हमने अपनी फैमिली की सेहत पे लगाने हैं, ताकि हम कभी इकट्ठे पैसे लगाने से बच जाएं और अच्छी सेहत एंजॉय। तो बिल्कुल मैं बड़ी एग्री करती हूँ डॉक्टर साहब की हर बात से कि दवाइयाँ हमारे लिए पॉइजन है और फूड सप्लीमेंट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं आपका कहना चाहूंगी। और मेरे ख्याल से सभी दर्शक जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं वो
इस बात की जानकारी उन्होंने जरूर ले ली होगी कि दवाइयां जो हैं वो बीमारियों का हल नहीं है, बल्कि इनसे बचने का और जिनको हो चुकी हैं उनके लिए केवल एक ही हल है, और वो है फूड सप्लीमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू।